चूँकि लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ने जो सीमांचल के इलाके में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा कार्यालय और शाखा खोलने का काम किया, ये वहाँ के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। यूपीए 2 की सरकार ने लालू प्रसाद जी के कहने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा किशनगंज में कायम करने को अनुमति प्रदान की और नीतीश जी ने जमीन उपलब्ध कराया। ये महागठबंधन की सोच का परिणाम है। ये पुनः उसी पिच पर जाकर के खेल रहे हैं जिस पिच पर भाजपा को हमने परास्त कर दिया है। तो इससे ही समझा जा सकता है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। बिहार में कोसी सीमांचल क्षेत्र में इन दिनों आपको लगातार अमित शाह का दौरा, फिर उसके बाद महागठबंधन की रैली और फिर ओवैसी लगातार 2 दिन से वहां पे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद पप्पू यादव जो है वो भी इस पर विरोध जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोसी इसको रण क्षेत्र में तब्दील ना किया जाए। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे एजाज अहमद। हमने उनसे बात किया, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इन तमाम मुद्दों को लेकर। ओवैसी साहब लगातार सीमांचल के दौरे पे, क्या लगता है कि महागठबंधन को उससे नुकसान पहुँचेगा? देखिए, महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं पहुँचना है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने आने जाने का छूट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात सबको पता है कि जब अमित शाह पूर्णिया आए थे तो बिना हवाई पट्टी का निर्माण हुए, बिना हवाई अड्डा का निर्माण हुए, हवाई जहाज़ उड़ाने का काम किया। हवाई राजनीति करने वाली, जुमलाबाज राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई। और महागठबंधन का जब 25 फरवरी को रैली हुआ, उसमें जो लोगों ने समर्थन दिया, जो लोगों का विश्वास हमारी सरकार के प्रति दिखा, उससे भाजपा खेमे में घबराहट हो गई। ऐसी घबराहट और बेचैनी में उसने बी टीम का सहारा लिया और अपने पिच पर 12th मैन को लाने का काम किया है। और 12th मैन की राजनीति क्या होती है ये सबको पता है। 12th मैन को इस्तेमाल करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सीमांचल इलाके में अपना राजनीतिक वजूद बना ले, वो शायद मुगालते में है। चूँकि लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ने जो सीमांचल के इलाके में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा कार्यालय और शाखा खोलने का काम किया है, ये वहाँ के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। वहाँ के लोग जो शिक्षा के वातावरण से दूर थे, जो शिक्षा के माहौल से, तालीम के माहौल से दूर थे, उनको तालीम के लिए एक बेहतर माहौल मिला है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी उस इलाके में तालीम के माहौल नहीं बने, इसके लिए वहाँ पर शाखा कार्यालय का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा आवंटित होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। 2014 से अब तक रुका हुआ, जबकि मनमोहन सिंह की यूपीए 2 की सरकार ने लालू प्रसाद जी के कहने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा किशनगंज में कायम करने को अनुमति प्रदान की और नीतीश जी ने ज़मीन उपलब्ध कराया। ये महागठबंधन की सोच का परिणाम है। और उस इलाके में हम लगातार जो हर साल बाढ़ का विभीषिका देखने को मिलता है, उससे निजात के लिए केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया, केंद्र सरकार से मांग की कि आप नेपाल से वार्ता करके इससे निजात के लिए कार्रवाई कीजिए। लेकिन सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ बी टीम जो आप बता रहे हैं, बी टीम क्या ओवैसी साहब है? देखिए, बी टीम सबको पता है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप जिस तेलंगाना से आते हैं, वहाँ सिर्फ हैदराबाद में आप 8 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का 1 सीट पर चुनाव लड़ते हैं और बाकी सीट आप छोड़ देते हैं। और देश भर में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को महसूस होती है, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कहने पर आप उम्मीदवार भी उतारते हैं। आप राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को लाभ के लिए राजनीतिक रूप से जज्बाती बात और जज्बाती भाषण भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि बिहार ने नफ़रत की राजनीति को कहीं ना कहीं दूर करने का काम किया है। बिहार से जो संदेश गया है देश ने भी सुना है। लेकिन आप फिर से उसी नफ़रत की राजनीति करने वालों को मजबूत करने के अभियान में लग गए हैं। ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह की सोच है, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए उन लोगों को, उनके नेताओं को, कि जब हम भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिए, नीतीश जी और लालू जी मिल करके, तो फिर से किस तरह की राजनीति शुरू कर दी गई है। इससे ही स्पष्ट होता है कि सोच उनका क्या है और उनका कार्य क्या है। ये स्पष्ट रूप से आगे आने वाले समय में
चूँकि उनके जब 4 एमएलए हमारे साथ आए तो उसी दिन लोगों ने समझ लिया कि इनका सीमांचल के इलाके में चूँकि पहले भ्रम फैला दिए थे, लोगों के बीच कहीं ना कहीं गफलत की राजनीति किए थे, लेकिन अब वो राजनीति चलने वाला नहीं है। उनके एमएलए हमारे साथ जब आए तो लोगों को विश्वास हो गया कि महागठबंधन ही इस इलाके की तरक्की कर सकती है, इस इलाके में मजबूती से काम कर सकती है, इस इलाके के अक़लियतों के फलाह और अक़लियतों के तालीमी माहौल को बेहतर कर सकती है। ये स्पष्ट रूप से हमारी सरकार की जो सोच है, उस सोच के साथ सब लोग हमारे साथ आ गए। उसके बावजूद भी ये पुनः उसी पिच पर जाकर के खेल रहे हैं जिस पिच पर भाजपा को हमने परास्त कर दिया है। तो इससे ही समझा जा सकता है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। पप्पू यादव ने भी कहा है कि सीमांचल को चाहे महागठबंधन चाहे बीजेपी रण क्षेत्र ना बनाए। देखिए, कौन क्या कहता है उसका कोई मामला नहीं है, और जिसका राजनीतिक वजूद समाप्त हो गया है वो किस तरह की बातें और किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से कभी हमारी तारीफ, कभी हमारे बुराई, कभी भाजपा की तारीफ, कभी भाजपा की बुराई, कौन सी राजनीति करते हैं उनको स्वयं पता नहीं है। तो उनकी बात ना कीजिए तो बेहतर रहेगा। एक सुशील मोदी ने परसों ही कहा है कि मतलब आरजेडी आरोप लगा रही है कि वो मतलब एनडीए से जब गठबंधन टूट गया है नीतीश कुमार का और सरकार गिरने के बाद ही कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की छापेमारी। देखिए, ये बात तो सबको पता है ना कि 2017 में इन्होंने जिस तरह का परसेप्शन खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि मई जब जिस समय नीतीश कुमार के साथ इनकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तभी 2022 के मई में ही इन पे आरोप मतलब एफआईआर हुआ था। अच्छा, ये बात हमको नहीं समझ में आता है। इस सीबीआई के कोई प्रवक्ता हैं क्या, या सीबीआई इनको सारी बातें बता देती है क्या? इनको कैसे सब पता हो जाता है? आपको पता होता है क्या कि सीबीआई कब किसी को चार्जशीट किया है, किसको एफआईआर किया है? नहीं पता होता ना। लेकिन इनको कैसे पता चल जाता है? तो इससे ही समझ में आता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक विरोधियों को साधने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। और इन एजेंसियों के संबंध में माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, लोगों में विश्वास जगाए रखने के लिए इन एजेंसियों को बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। और केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इन एजेंसियों पर कहीं ना कहीं जो विश्वसनीयता वो बनी रहे, इसके लिए एक आयोग बनाए जो इन एजेंसियों का देख रेख करे। और इसमें विपक्ष के नेता भी हों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों और प्रधानमंत्री हों जो इसका चयन करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात ज़रूर पता चल जाती है कि कब चार्जशीट हुआ, कब किस पर एफआईआर होगा, कब किसको कहाँ भेजा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की रीति और नीति है। और इस रीति और नीति को देश की जनता जानती है, समझती है कि जब जब जो मुखर होकर के भाजपा के खिलाफ राजनीतिक समीकरण बनाएगा या राजनीतिक रूप से उनको टारगेट करेगा, उस पर ये इस तरह का अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। और ये उसी प्रक्रिया के तहत 2017 में भी इन्होंने किया था। तो 2017 में ये जब कामयाब हो गए तो नीतीश जी ने ही अब सवाल खड़ा कर दिया है कि आप 2017 में जो बात कहे थे वो 5 साल के बाद भी वहीं पर है। इससे ही समझ में आता है कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं। जब जब नीतीश जी हमारे साथ होते हैं तब तब ये सीबीआई और ईडी और आईटी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते हैं ताकि राजनीतिक परसेप्शन खड़ा करके राजनीतिक लाभ लिया जा सके। लेकिन इनका इस बार का ये प्रयास सफल नहीं हो सकता है। ये चाहे जितना भी प्रयास कर लें, चाहे जितना भी कोण बनाने का प्रयास करें, ये चारों खाने चित हो जाएंगे और जनता और विपक्षी दल मिल करके जवाब देगी और 2024 में ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। बिहार में जिस प्रकार अपहरण अभी हो रहा है, एक तुषार के नाम का बच्चा है जिसके अपहरण हो गया, उसका उसकी हत्या हो गई, उसके बाद मुजफ्फरपुर में डॉक्टर एसपी सिन्हा की बेटी का अपहरण हो गया। देखिए, जो भी मामले आए हैं उसमें पहचान वाले ही लोग हैं और पहचान वाले लोग किस तरह से दगाबाजी कर रहे हैं, किस तरह से धोखेबाजी कर रहे हैं और किस तरह से सरकार को भी कहीं ना कहीं परेशानियों में डाल रहे हैं, ये समझा जा सकता है। लेकिन सरकार सचेत है और आप देखे होंगे मुजफ्फरपुर के मामले में तुरंत हम लोगों ने एक्शन लिया, तुरंत पकड़े गए। इस मामले में भी जो घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तुषार के परिवार के साथ खड़े हैं।
लेकिन जो लोग भी इस मामले में लिप्त रहे हैं, संलिप्त रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है और सब लोग सलाखों के पीछे जा रहे हैं। कोई भी बचने वाले नहीं है, चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो और चाहे कोई कितना भी सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर ले। सरकार अपने कार्यों से और अपने एक्शन से ये स्पष्ट कर रही है कि हम किसी को भी बख्शने नहीं जा रहे हैं, चाहे कोई भी कितना शातिर अपराधी क्यों ना हो। तो आपने सुना कि एजाज अहमद ने साफ तौर पे कहा है कि भाजपा 25 तारीख की जो रैली हुई थी महागठबंधन की, वो उसमें भीड़ को देखकर अलबला गई है, वो घबरा गई है। इसको लेकर बी टीम उसने उतार दिया है। बी टीम यानी कि ओवैसी की पार्टी को उन्होंने बी टीम बताया है। उसके बाद उन्होंने पप्पू यादव को लेकर भी कहा कि पप्पू यादव जिनका खुद का अस्तित्व का कोई ठीक नहीं है, वो कभी हमारे पक्ष में बोलते हैं, कभी विपक्ष में बोलते हैं, इसलिए हम लोग उनकी बातों का कोई भी मतलब नहीं निकालते हैं, हम उनकी बातों पर गौर नहीं करते हैं। उसके बाद उन्होंने साफ तौर से फिर सुशील मोदी पे भी बोला। सुशील मोदी को लेकर कहा कि सुशील मोदी लगातार अलूल दुलूल बयान बोलते रहते हैं और जिस समय मतलब भाजपा जो है वो सीबीआई और जांच एजेंसियां जो है, केंद्र की जांच एजेंसियां है, उसके दुरुपयोग करके आरजेडी के जो नेता हैं उन लोगों को परेशान कर रही है। फिलहाल ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इनसाइडर लाइव। नमस्कार।